स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नंबर एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में कि क्रोमोसोम्स हैं उनका नंबर कितना होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर और उनकी स्ट्रक्चर किस किस्म की होती है, कैसी होती है। अगर हम बात करें क्रोमोसोम्स की कि क्रोमोसोम्स क्या हैं, तो क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सेल है उसके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। यहाँ पे अगर आप अपने सामने डायग्राम देखें तो ये आपको क्रोमोसोम की डायग्राम नजर आ रही है। ये एक क्रोमोसोम है और उसकी डायग्राम है। अब इस क्रोमोसोम के अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें यहाँ पे अगर आपको देखें तो ये आपको आर्म्स नजर आ रही हैं। ये जो इसकी आर्म्स हैं इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है क्रोमेटिड्स। यानी कि इधर क्रोमेटिड्स मौजूद हैं जिन्हें आर्म्स कहा जाता है। और ये क्रोमेटिड्स जो हैं ये सेंट्रोमियर के साथ अटैच होती हैं। यानी कि सेंट्रोमियर जो है ये इनका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। यहाँ पे अगर हम इसको देखें कि ये कहाँ पे है तो यहाँ पे हम इसको ये ब्लैक जो सर्कल कर रहे हैं ये सेंट्रोमियर है। और ये जो सेंट्रोमियर है ये अटैचमेंट पॉइंट होता है। और ये क्या है? ये क्रोमेटिड्स हैं। अब ये जो क्रोमोसोम है अगर हम इसके नंबर की बात करें तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर यानी कि हर स्पीशी के अंदर इसका एक स्पेसिफिक एक खास नंबर मौजूद होता है। अगर हम बात करें ह्यूमन की कि इंसानों के अंदर कितने क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं तो ह्यूमंस के अंदर 46 नंबर क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। यानी कि 46 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। अब ये क्रोमोसोम्स किस तरह होते हैं, सेट की सूरत में होते हैं या सिंगल होते हैं, ये हम देख लेते हैं। अगर हम उसके लिए अपने सामने एक डायग्राम ले आए तो यहाँ पे हम ये अपने सामने एक डायग्राम रख लेते हैं। इस डायग्राम में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो क्रोमोसोम है जो ग्रीन कलर का यहाँ दिखाया गया है ये सिंगल है। अब जब ये सिंगल होता है तो हम कहते हैं कि ये हेप्लॉइड क्रोमोसोम है। और जब ये इस किस्म का ये रेड जिस तरह से यहाँ पे रेड क्रोमोसोम दिखाया गया है ये डबल होता है तो हम कहते हैं कि ये सेट ऑफ क्रोमोसोम, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम मौजूद है। और जब ये टू सेट ऑफ क्रोमोसोम मौजूद है यहाँ पे तो हम कहते हैं कि ये क्या है? ये डिप्लॉइड है। अब डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म जो है अगर हम उनकी बात करें तो ह्यूमंस भी डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में आते हैं। और डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि उनके अंदर टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। और ये टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं ये जो डिप्लॉइड हैं इनकी अगर हम बात करें कि ये कहाँ पे होते हैं, जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके जितने भी सोमैटिक सेल्स हैं, सोमैटिक सेल्स का मतलब है कि उनके जितने भी ऑर्गन्स हैं वो जिन सेल से मिल्स के बने हुए हैं वो सोमैटिक सेल्स हैं और वो डिप्लॉइड होते हैं। और हेप्लॉइड में क्या होता है कि उनका जो नंबर होता है, क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो हाफ हो जाता है। जैसा कि यहाँ पे जो है यहाँ पे डबल में ये आप देख सकते हैं ये दो हैं और जब ये हाफ हुए हैं तो ये हेप्लॉइड हो गए हैं। इसी तरीके से हेप्लॉइड और डेप्लॉइड के अलावा कुछ जो हैं वो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि उसमें मोर देन टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें मोर देन टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं अगर हम उनकी बात करें तो उन्हें पोलीप्लॉइड कहा जाता है। पोली जो वर्ड है, पोली मीन्स मैनी, क्योंकि इनमें जो है वो दो से ज्यादा हो हैं तो वो मैनी हो गए हैं, इसलिए हम उन्हें कहेंगे ये पोलीप्लॉइड हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म कहा जाता है ये पोलीप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है उनके अंदर कितने जो है वो मौजूद होते हैं क्रोमोसोम्स, तो सबसे पहले हम ह्यूमंस का नंबर समझ लेते हैं। ह्यूमंस जो हैं अगर हम उसकी बात करें तो उसके अंदर 46 जो है वो क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। और अगर हम उनके हाफ नंबर की बात करें, हेप्लॉइड करें, तो ये नंबर कितना बन जाता है? ये 23 बन जाता है। इसका इसी तरह से जो मुख्तलिफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो है वो क्रोमोसोम नंबर जो है वो चेंज होता है। अगर हम बात करें वीट की तो वीट के अंदर यानी कि जो गंदुम जो रोटी हम खाते हैं जो कि वीट से बनी होती है तो उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो 42 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। इसी तरीके से अगर हम और किसी चीज की बात करें कि कॉर्न में कितने होते हैं यानी कि मकई में कितने होते हैं तो कॉर्न में 20 क्रोमोसोम होते हैं। इसी तरह से चावल यानी कि राइस जो है उसमें 24 क्रोमोसोम है। तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हर स्पीशी के अंदर मुख्तलिफ होता है। अब अगर हम बात कर लें स्ट्रक्चर की कि क्रोमोसोम्स का जो स्ट्रक्चर है वो किस किस्म की होती है, तो यहाँ पे हमने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर समझने के लिए यहाँ पे अपने सामने एक डायग्राम रख ली है। इसमें जो है इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये मुख्तलिफ नेम दिए गए हैं। कुछ जो क्रोमोसोम है उसे कहा गया है कि ये मेटासेंट्रिक है, कुछ जो है उन्हें कहा गया है ये सब मेटासेंट्रिक है, कुछ जो है वो एक्रोसेंट्रिक है और कुछ जो है वो टीलोसेंट्रिक है। अब ये जो इनके नेम्स हैं, ये जो क्रोमोसोम की टाइप्स बन गई हैं, ये इनके सेंट्रोमियर की लोकेशन के लिहाज से बनी है। जो मेटासेंट्रिक है उसमें सेंट्रोमियर
सेंट्रोमियर बिल्कुल दरमियान में होता है, जो सब मेटासेंट्रिक है उसमें दरमियान में थोड़ा सा, दरमियान से थोड़ा सा नीचे होता है यानी कि बिलो द मिडल होता है, और जो एक्रोसेंट्रिक होता है उसमें क्लोज टू एंड यानी कि एंड के बिल्कुल करीब होता है, और जो टीलोसेंट्रिक होता है उसमें टिप ऑफ द आर्म पे मौजूद होता है, और जो टीलोसेंट्रिक होता है उसमें जो शॉर्ट आर्म है वो मौजूद नहीं है, बल्कि ये लॉन्ग आर्म जो है सिर्फ वो मौजूद होती हैं। लेकिन जो सब मेटा है उसमें लॉन्ग जो है वो यहाँ पे आपको बड़ी लॉन्ग आर्म यहाँ पे लेबल भी हुआ हुआ है, ये लॉन्ग आर्म होती है, और इसके साथ दूसरी साइड पे सेंट्रोमियर की दूसरी साइड पे शॉर्ट आर्म मौजूद होती है, और ये जो आर्म है इन्हें क्रोमेटिड्स ही कहा जाता है। अब अगर आप बात करें सेंट्रोमियर की, तो सेंट्रोमियर जो है उसको का सेकेंड नेम भी है और उसे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। इसी तरीके से उसकी स्ट्रक्चर में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन भी मौजूद होती है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन क्या है? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन जो है ये एक और पॉइंट होता है जो कि अलोंग द क्रोमेटिड्स मौजूद होता है, और इसलिए अगर हम बात करें प्राइमरी की, तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन भी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है क्रोमेटिड्स के लिए, और जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन है वो भी पॉइंट ऑफ यूनियन है अलोंग द क्रोमेटिड्स, यानी कि ये भी क्रोमेटिड्स के साथ ही यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मौजूद होता है, और ये क्या है? ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन कहलाती है। और इसका काम क्या होता है, यानी कि सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन जो है ये हेल्प किस चीज में करती है? ये न्यूक्लियोलाई की अपीयरेंस में हेल्प करती है, यानी कि जब इंटरफेस की स्टेज आती है, यानी कि इंटरफेस वो स्टेज होती है जब सेल ने डिवाइड करना होता है, उससे पहले ये सेल जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है, उस स्टेज को कहते हैं इंटरफेस। अब जब इंटरफेस की स्टेज होती है तो उसमें ये जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन है ये न्यूक्लियोलाई की फॉर्मेशन करती है, यानी कि न्यूक्लियोलाई बनाने में हेल्प करती है। अब इसके अलावा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक और लेबलिंग हुई हुई है जिसे कहा जाता है स्टीलाइट। ये जो स्टीलाइट है अगर हम इसकी बात करें तो स्टीलाइट जो है ये नोब लाइक स्ट्रक्चर है, जिस तरह से एक नोब होती है बिल्कुल उसी तरीके से ही ये स्ट्रक्चर जो है ये मौजूद होती है क्रोमोसोम में। और अगर हम इसकी बात करें कि ये क्या है, तो क्रोमोसोम्स जो है वो हमें पता है कि ये डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, लेकिन ये वाला जो पार्ट है जिसके अंदर ये स्टीलाइट शामिल होता है, इसमें भी डीएनए का सीक्वेंस मौजूद होता है, लेकिन ये यूजलेस सीक्वेंस होता है, यानी कि इस डीएनए का कोई काम नहीं होता, लेकिन ये सिर्फ स्ट्रक्चरली वहां पे मौजूद होता है, लेकिन इसका फंक्शन जो है, इसका जो काम है वो मौजूद नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो स्टीलाइट है यहाँ पे एक डीएनए जंक मौजूद होता है, लेकिन ये जो डीएनए जंक है ये क्या है? ये यूजलेस डीएनए जंक है। और ये पूरी जो चीजें हमने पढ़ी हैं जिसमें सेंट्रोमियर शामिल है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन शामिल है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन शामिल है, आर्म्स शामिल हैं, स्टीलाइट शामिल हैं, ये क्या चीज बना रही हैं? ये क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर बना रही हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने पढ़ा है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में, कि किस तरह से क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर जो है वो अंदर किस तरह से हमें नजर आती है, और जो उसका नंबर है वो किस तरह से हर स्पीशी के अंदर मुख्तलिफ होता है।